नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम नीट और IIT से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चंस के 2 वीडियो देख लिए थे और आज हमारा ये तीसरा वीडियो है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले लेता हूं पहला क्वेश्चन कि एक लिफ्ट का यात्रियों सहित द्रव्यमान 1800 किलोग्राम है। वह ऊपर की ओर 2 मीटर प्रति सेकेंड की स्थिर चाल से गतिमान है। 4000 न्यूटन का घर्षण बल उसकी गति का विरोध लिफ्ट को मोटर द्वारा दी गई न्यूनतम शक्ति की गणना कीजिए। देखिए, यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन के अंदर लिफ्ट सहित यात्रियों का जो द्रव्यमान है वो हमें दे रखा है 1800 किलोग्राम। ओके, और जो लिफ्ट है वो एक समान वेग से जा रही है 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो यहाँ पर हमें देखिए समझेंगे कि जो लिफ्ट है उसके ऊपर घर्षण बल भी लग रहा है। घर्षण बल लग रहा है 4000 न्यूटन का। तो स्मॉल एफ बराबर में पुट कर दूं 4000 न्यूटन। साथ में जो लिफ्ट है उसके ऊपर नीचे की ओर बल काम कर रहा है, W से मैं पुट कर दूं जो कि mg की फॉर्म में लग रहा है। ओके, तो mg का यहां से हम मान निकाल लें तो m का मान हमारे पास में है 1800, जी का मैं यहाँ पर 10 ले लेता हूं तो ये आ गया 18000 न्यूटन। तो ये तो भार लग रहा है, भार कितना है नीचे की ओर 18000 न्यूटन। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि लिफ्ट पर लगने वाला कुल बल तो mg प्लस में F मतलब 18000 प्लस 4000। तो ये लग रहा है, जो बल लग रहा है वो लग रहा है 22000 न्यूटन का। 22000 न्यूटन। हमें पूछिए शक्ति, तो P बराबर होता है F इंटू V और F का मान हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है 22000। V का मान है हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां से P बराबर आ गया है 44000 वाट और आंसर देखेंगे किलोवाट में दे रखे हैं। देन यहां से 44 के W आ जाएगा, 44 किलो वाट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन कि एक क्रेन 20 सेकंड में 10 मीटर ऊंचाई तक 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक द्रव्यमान को उठाती है तो क्रेन की शक्ति क्या होगी। हमें इस क्वेश्चन में दिए गए आंकड़े एक बार पुट कर लेते हैं। m बराबर हमें दे रखा है 100 किलोग्राम 100 kg। h हमें कितना दे रखा है 10 मीटर और समय हमें दे रखा है 20 सेकंड। अब देखिए लिफ्ट की शक्ति हमें पूछी है, जी हमें 10 यूज में लेना है। देखिए आप जब क्वेश्चन करेंगे तो यहां पर ऐसे पुट कर दीजिए कि ये T है, ये H है और ये M है और ये G है ही। वहां से क्वेश्चन आप आराम से इजी वे में सोल्व कर सकते हैं, टाइम कम लगेगा। तो देखिए P बराबर क्या होता है mgh अपॉन T। M का मान हमारे पास में यहाँ पर है 100, G का मान हमारे पास में है 10, H का मान भी 10 और T का मान हमारे पास में है 20। यहां से 1000 बट्टे में 2 मतलब 500 वाट क्रेन की शक्ति होगी। ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 30 मीटर गहरे कुएं में 15 मीटर तक जल भरा हुआ है। एक इंजन इसे 1 घंटे में खाली कर देता है। यदि कुएं का व्यास 4 मीटर है तो इंजन की शक्ति क्या होगी। क्वेश्चन में जो आंकड़े हमें दिए हुए हैं वो एक बार देख लेते हैं।
कि देखिए कुएं में पानी भरा हुआ है, उस पानी का हम एक बार द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए जल का द्रव्यमान बराबर होता है आयतन इंटू घनत्व। आयतन इंटू घनत्व। तो आयतन इंटू घनत्व ऐसे मैं पुट कर दूं। अब आयतन कितना होगा, वृत्ताकार भाग है तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच उसकी ऊंचाई है, या एल कह दीजिए। मैं यहाँ पर क्या ऊंचाई को जो पानी भरा हुआ है उसको किससे पुट कर दूं, एल से, इंटू रो। सबका मान पुट कर देते हैं, पाई की फॉर्म में रहने दीजिए। तो पाई का मान है हमारे पास में 22/7 इंटू आर। आर हमारे पास में है कुएं का व्यास जो कि 4 मीटर दे रखा है, और आर यहाँ पर त्रिज्या है तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 × 2। फिर एल है 15, रो 10⁻3। जल का जो घनत्व है वो है 10⁻3। तो ये तो आ गया जल का द्रव्यमान। अब यहां से आप देखेंगे कि हमें जो इंजन है उसके सहायता से इस पानी को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हाइट हम कितनी लेंगे, 15 मीटर तक जल भरा हुआ है और 30 मीटर कुआं गहरा है। तो कुल मिलाकर जो हमारे को जो हाइट लेनी है, हाइट कितनी हो जाएगी वो देख लीजिए। देखिए समझेंगे, इस तरीके से जो कुआं है उसमें यहां तक पानी भरा हुआ है, ओके, ऐसे। और यहां से यहां तक इसकी जो लेंथ है, गहराई है, वो है 30 मीटर, और ये वाली जो लेंथ है वो है 15 मीटर। तो देखिए यहां से यहां तक तो ये जो लेंथ है वो 15 मीटर हो ही गई है। इस जल का जो द्रव्यमान केंद्र है वो यहां से 15 मीटर के आधे, तो एच बराबर हो जाएगा 15 + 15/2। तो ये आ जाएगा 22.5 मीटर, 22.5 मीटर। अब हम शक्ति ज्ञात करेंगे। शक्ति बराबर होता है mgh/T। तो m का मान हमारे पास 22/7 × 2 × 2 × 15 × 10⁻3। ये तो m का मान है, m का मान है। g का मान हम 9.8 ले लेते हैं यहाँ पर। h का मान हमारे पास में है 22.5। फिर बात करते हैं t। तो t यहाँ पर 1 घंटे में खाली करा है तो 3600 सेकंड आ जाएगा। सेकंडों में हमें पुट करना है। तो अब यहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 11.55 किलोवाट। ओके, यहां से कैलकुलेशन के पश्चात हमें आंसर मिलने वाला है, तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि कोई कण, यहां पर आएगा कण प्रारंभिक रूप से विराम अवस्था में है। कोई कण प्रारंभिक अवस्था प्रारंभ में विराम अवस्था में है। यह स्थिर त्वरण से एक विमीय गति करती है। इसे टी समय में प्रदान की गई शक्ति किसके समानुपाती होगी। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए कि जो शक्ति होती है वो हम ये जानते हैं P बराबर होता है F × V, और F के स्थान पर हम M × A लिख सकते हैं। अब मुझे एक तो वेग पुट करना है, और यहाँ से वेग हम पुट कर देंगे, जबकि A है वो तो कांस्टेंट है, स्थिर त्वरण से एक विमीय गति कर रहा है। तो देखिए V बराबर होता है U + AT, और U यहाँ पर 0 है तो V किसके इक्वल आ गया है, AT के इक्वल आ गया है। तो P = M A, V की जगह हम पुट कर देंगे AT, तो P बराबर आ गया है MA² T। तो P समानुपाती आ गया है T के। P किसके समानुपाती आ गया है, T के समानुपाती आ गया है।
तो यहां से ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी इमारत के निम्न तल पर स्थित कोई पंप 30 मीटर क्यूब के आयतन वाले टैंक को 15 मिनट में भर सकता है। यदि टैंक जमीन से 40 मीटर ऊपर है तथा पंप की दक्षता 30% है तो पंप द्वारा खपत की गई विद्युत शक्ति कितनी है। तो यहां पर हमें जो दक्षता दे रखी है नीटा बराबर, देखिए क्या होता है दक्षता का फॉर्मूला, निर्गत शक्ति अपॉन निवेशी शक्ति, और इसका जो मान है वो हमें 30% दे रखा है। तो 100% बराबर में क्या कर दूं, यहां पर 30% कर दूं। नीटा का मान यहां पर हमें 30% दे रखा है। देखिए एक बार हम यहां पर जो परिणामी शक्ति है वो ज्ञात कर लेते हैं। परिणामी शक्ति है कितनी, देखिए जो निर्गत शक्ति है वो कितनी होगी, निर्गत शक्ति, तो शक्ति बराबर होता है W/T, इसे हम mgh/T के इक्वल पुट कर सकते हैं। देखिए m का मान यहाँ पर कितना है, m यहाँ पर द्रव्यमान है, तो 30 मीटर क्यूब जो जल है उसका द्रव्यमान, तो वो हो जाएगा आयतन इंटू घनत्व है। तो आयतन हमारे पास में 30, घनत्व हमारे पास में 10⁻3, g का मान हम 10 ले रहे हैं और h का मान हमें 40 दे रखा है, और ये बता रखा है कि जो t है वो 15 मिनट है। तो 15 मिनट को हम सेकंडों में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में। तो यहां से 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहां से ये आ गया 3 बार में, तो ये आ गया हमारे पास में 4/3 इंटू 10⁴ वाट। ये निर्गत शक्ति आ गई है। अब यहां पर आप देखें ये हमें मिल चुका है, नीटा बराबर मिल चुका है। तो निवेशी शक्ति देखें आप, निवेशी शक्ति बराबर आ जाएगा 30% बट्टे में नीटा, निवेशी शक्ति बराबर आ जाएगा निर्गत शक्ति बट्टे में नीटा। चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। निर्गत शक्ति फॉर्मूले से ही देखें, निर्गत शक्ति अपॉन नीटा। तो निर्गत शक्ति हमें मिल चुकी है 4/3 इंटू 10⁴, और ये हमें मिल चुका है 30%। 30% के लिए मैं बट्टे में 100 कर देता हूं। तो यहां से 1 0 से फिर 1 0 कैंसिल हो गया, तो 40 बट्टे में आ गया हमारे पास में 9 × 10⁴। 40 में जब हम 9 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 36, 4 बार में, फिर 36 ये चलता रहेगा 4.44, और ये आ जाएगा 10⁴ वाट। तो 10⁴ वाट को हम क्या पुट कर दें, 44.4 किलोवाट हम पुट कर सकते हैं। ओके, 44.4 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक जल पंप की शक्ति 2 किलोवाट है। यदि G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यह प्रति मिनट कितना जल 10 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठा सकता है। देखिए हमें इस क्वेश्चन के अंदर P की जो वैल्यू है वो दे रखी है 2 किलोवाट, मतलब 2000 वाट। ओके, G हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
और हमें जो समय है वो यूज में लेना है 60 सेकंड प्रति सेकंड। एच बराबर हमें 10 मीटर यूज में लेना है। अब देखो कितना जल, तो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे पहले द्रव्यमान, फिर उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए, तो P बराबर हम जानते हैं mgh अपॉन टी। तो m बराबर हमें मिल चुका है PT अपॉन GH। P का जो मान है वो है 2000, T का जो मान है वो है 60, G का मान है वो है 10, H का मान भी 10। तो यहाँ से 10 से 10 फिर 10 से 10, तो m बराबर आ गया है 1200 किलोग्राम, जिसे हम 1200 लीटर भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी नदी में 2 मीटर प्रति सेकंड में जल बह रहा है। नदी 50 मीटर चौड़ी है तथा इसकी औसत गहराई 5 मीटर है। नदी में पानी की धारा से कितनी शक्ति उपलब्ध होगी? जल का घनत्व हमें दे रखा है। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमें जो v है इसका मान दे रखा है, नदी का वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड, गहराई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, और हमें देखिए क्या कहा गया है कि नदी में पानी की धारा से कितनी शक्ति उपलब्ध होगी। हमें वेलोसिटी भी दे रखी है नदी की। तो यहां से देखिए शक्ति बराबर आ गया है ऊर्जा बट्टे में समय। शक्ति, कितनी शक्ति क्रिएट कर सकते हैं? तो ऊर्जा बट्टे में समय। यहां पर जल की है गतिज ऊर्जा, और देखिए गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? ऊर्जा यहां पर गतिज ऊर्जा, तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन समय चल रहा है, अपॉन समय। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि इसका द्रव्यमान, ऐसे समझ लीजिए हमारे पास में इस तरीके से नदी जा रही है। ऐसे मैं एक इसको घनाभाकार रूप में दिखा रहा हूं इस तरीके से कि ये वाली जो लेंथ है वो है अक्ष, और ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो तो लंबाई इंटू चौड़ाई से आ जाएगा। तो ये 50 मीटर चौड़ी है, तो अनुप्रस्थ इस भाग का जो क्षेत्रफल है ए बराबर देखिए कितना आ जाएगा? 50 इंटू 5, 50 इंटू 5 125, सॉरी 250 मीटर स्क्वायर। ओके, 250 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब यहां से अक्ष बराबर हम पुट कर सकते हैं v इंटू टी, तो यहां पर देखिए m बराबर द्रव्यमान बराबर हम आयतन, ये आयतन है कैपिटल V, इंटू घनत्व इंटू v स्क्वायर बट्टे में समय हम t लिख देते हैं। समय हम कितना लेकर चल रहे हैं? t। अब देखो इसका आयतन कितना हो जाएगा? a इंटू अक्ष। ए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में है हमारे पास में 250, और अक्ष के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? VT। तो अक्ष के स्थान पर तो AVT ये आयतन होगा। तो 1/2 AVT रो V स्क्वायर अपॉन T। तो यहां से T से T कैंसिल हो गया, A रो V क्यूब बट्टे में 2। एक का मान हमारे पास में है 250, रो का मान है 10 की घात 3, V का मान हमारे पास में है 2 का क्यूब, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 बट्टे में 2। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया। 4 को जब हम 250 से गुणा करेंगे तो 1000 इंटू 1000 आ गया। तो 1000 इंटू 1000 का मतलब हो गया 10 की घात 6 वाट।
10 की घात 6 वाट, मतलब 1 मेगावाट आ जाएगा। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमें दे रखा है 1 ग्राम, यहां पर क्या आएगा, ग्राम आएगा। तो 1 ग्राम द्रव्यमान वाला कण v वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप मीटर प्रति सेकंड के वेग से घूमते हुए 2 ग्राम द्रव्यमान तथा v2 बराबर 4i कैप 4j कैप माइनस 6k कैप मीटर प्रति सेकंड के वेग वाले एक अन्य कण के साथ पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट का अनुभव करता है। तो कण का वेग है। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सुधार कर लेते हैं। पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर है ये। तो पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर के अंदर दोनों कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं। संवेग संरक्षण नियम से देखिए, संवेग संरक्षण नियम से संवेग संरक्षण नियम क्या कहता है, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। तो हमें इस v का मान चाहिए। तो m1 का जो मान है वो है 1, v1 का मान है 3i कैप माइनस 2j कैप, फिर प्लस में m2 ये है 2, v2 बराबर है 4j कैप माइनस 6k कैप बराबर m1 प्लस m2 इंटू v। तो यहां से देखिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3i कैप, j कैप में कितना आ जाएगा, प्लस में 6j कैप और k कैप में आ जाएगा हमारे पास में माइनस 12k कैप इक्वल टू आ गया 3v और v इक्वल टू आ गया है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ये v वेक्टर इक्वल टू आ चुका है। ओके, अब मैं यहाँ पर v वेक्टर की वैल्यू का इसका परिमाण यदि निकालना चाहूं तो यहां से आ जाएगा i कैप के गुणांक का वर्ग प्लस j कैप के गुणांक का वर्ग प्लस k कैप के गुणांक का वर्ग। तो यहां से कितना आ जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 16 का रूट, तो ये आ गया अंडरूट में 21। तो ये 5 से थोड़ा कम, 4 से अधिक, तो ये 4.6 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक स्मॉल m1 द्रव्यमान की गोलीय गेंद m2 द्रव्यमान की एक अन्य विराम अवस्था में स्थित गेंद से सामने से संघट्ट करती है तो संघट्ट प्रत्यास्थ है। तो m1 के द्वारा वेव की गई गतिज ऊर्जा का अंश है। वैसे हमने पहले आपको बता दिया है, फिर भी देखें कि यहाँ पर जो m1 द्रव्यमान है इसका वेग तो है u1 और m2 जो द्रव्यमान है उसका वेग हम u2 लेकर चलते हैं, जो कि यहाँ पर 0 है क्योंकि विराम अवस्था में हमें दे रखा है। अब देखिए गतिज ऊर्जा का अंश है, कितना क्षयित हुआ वो हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं, m1 की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर ये हो गई। अब अंतिम जो गतिज ऊर्जा है kF से मैं पुट कर दूं 1/2 m1 v1 स्क्वायर। और देखिए जब संघट्ट प्रत्यास्थ होती है तो टक्कर के पश्चात जो वेगों के फॉर्मूले हैं वो हमने आपको बताए हैं, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर जो u2 है वो 0 है। देन यहाँ से v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2
इंटू U1, क्योंकि ये वाला जो पद है वो तो कितना हो गया, 0, U1 U2 की वजह से 0 हो गया। अब हमें क्या याद करना है कि M1 के द्वारा वेव की गई गतिज ऊर्जा का अंश, कितना अंश उसका वेव हो गया, तो KI माइनस KF अपॉन KI हमें ज्ञात करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देन यहां से सबकी वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, हाफ M1 U1 स्क्वायर, फिर माइनस में KF 1/2 M1, V1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, तो ये यहाँ पर V1 का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर और U1 का भी स्क्वायर अपॉन KI, जो कि हाफ M1 U1 स्क्वायर है। तो यहाँ से देखिए क्या कुछ हमें मिल रहा है वो देख लीजिए। यहाँ पर भाग लगाएंगे तो 1 माइनस ये भी सब कुछ कट गया है, हमें मिल रहा है M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, ये मिल रहा है। चलिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से बट्टे में हमें क्या मिल रहा है, बट्टे में हमें मिल रहा है M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर माइनस M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर। अब देखिए मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए M1 का स्क्वायर से तो M1 का स्क्वायर, M2 का स्क्वायर से M2 का स्क्वायर कट जाएगा, 2M1 M2 यहाँ से निकलेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 2M1 M2 यहाँ से निकलेगा, तो 4M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, ये आएगा विद्यार्थियों। तो यहाँ पर देखिए कि कोई भी ऑप्शन है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा त्रुटि सुधार कर लेता हूँ, ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमें क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए ए तथा बी कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए उत्तरों में से सही का चुनाव कीजिए। तो पहला जो ए स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं कि समान द्रव्यमान वाले गतिमान दो पिंडों के मध्य किसी एक विमीय पूर्ण प्रत्यास्थ संघट में पिंड संघट के पश्चात मुश्किल से अपने वेगों का विनिमय करते हैं। यदि विरामावस्था में स्थित कोई हल्का पिंड किसी निश्चित वेग से गतिमान अत्यधिक भारी पिंड के साथ पूर्ण प्रत्यास्थ संघट करता है तो संघट के पश्चात दोनों ही समान वेग से गति करते हैं। देखिए इन दोनों स्टेटमेंट को समझने के लिए जो पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर है उस टक्कर के पश्चात जो पार्टिकल की वेलोसिटी है उसके फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। v1 बराबर, देखिए क्या पढ़ा था, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, और v2 बराबर हमारे पास में था 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूले होते हैं टक्कर के पश्चात दोनों पिंडों के वेग। अब देखिए हमें यहाँ पर समान द्रव्यमान, समान जब द्रव्यमान हम ले लेंगे तो v1 का जो मान है, v1 का मान है वो हमारे पास में u2 आएगा और v2 का जो मान है वो u1 आएगा। तो जो वेग है वो इंटरचेंज हो जाते हैं, मुश्किल से अपने वेगों का विनिमय कर लेते हैं, लेकिन कर जरूर लेते हैं। तो जो ए स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ओके, फिर देखिए दूसरा जो स्टेटमेंट है इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्या कहना चाह रहा है कि यदि विरामावस्था में स्थित कोई हल्का पिंड
हम दोनों में से एक पिंड को हल्का ले लेंगे तो m1 का द्रव्यमान हम काफी ज्यादा, m2 का द्रव्यमान बहुत कम। तो इस m2 का द्रव्यमान इतना कम लेते हैं कि m1 की तुलना में इसको नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो देखिए यहां से v1 बराबर तो कितना निकलेगा, m2 तो बहुत कम है और u2 बराबर 0 भी है। u2 बराबर देखो यहाँ पर गतिमान अत्यधिक भारी पिंड विराम अवस्था वाला हल्का पिंड है, तो u2 बराबर कितना है, साथ में u2 बराबर 0 भी दे रखा। तो v1 बराबर हमें कितना मिल जाएगा, यहां से देखें ये तो हो जाएगा 0। अब ये जो m2 है इसको नगण्य मानकर छोड़ देंगे यहां से, दोनों ही पदों से, ऊपर नीचे से। तो m1 ऊपर बचेगा, नीचे m1 बचेगा, कट जाएगा, v1 का मान u1 के इक्वल आ जाएगा। v1 किसके इक्वल आ जाएगा, u1 के इक्वल। अब फिर देखें कि हम m2 को नगण्य मानकर छोड़ रहे हैं, m2 को क्या कर रहे हैं, नगण्य मानकर छोड़ा जा रहा है। तो यहां से देखिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, u2 बराबर तो 0 है, तो ये पद तो 0 हो जाएगा। अब इस m2 को हम क्या कर रहे हैं, नगण्य मानकर छोड़ रहे हैं, तो ऊपर 2m1 u1 बच गया, ये तो छोड़ ही दिया हमने, यह है ही नहीं, तो m1 से m1 कट गया, तो v2 बराबर हमें क्या मिल चुका है, 2u1 मिल चुका है। तो जो वेलोसिटी है वो इनकी सेम नहीं रहती, जबकि ये कह रहा है कि संघट्ट के पश्चात दोनों ही समान वेग से गति करते हैं, तो समान वेग से गति नहीं करेंगे, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो यहाँ पर देखिए कथन ए सही है, कथन बी गलत है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि जब समान द्रव्यमान वाले दो गोले उस समय आपस में तीव्र प्रत्यास्थ संघट्ट करते हैं जब उनमें से एक विराम अवस्था में होता है, संघट्ट के पश्चात वे गति करेंगे। देखिए दोनों द्रव्यमान सेम है और एक उनमें से विराम अवस्था में है। तो देखिए तीव्र प्रत्यास्थ संघट्ट की प्रक्रिया से जब गुजरेंगे तो संघट्ट के पश्चात दोनों एक दूसरे से समकोण के ऊपर गति करेंगे। दोनों क्या करेंगे, दोनों का द्रव्यमान समान है और उनमें से एक यदि जो स्थिर अवस्था वाला है उससे जाकर टक्कर करेगा, तो हमने ये वाली कंडीशन पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर गति करेंगे। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक गेंद नीचे की ओर आरंभिक वेग u से 10 मीटर की ऊंचाई से गुरुत्व के प्रभाव में गिरती है। यह पृथ्वी से टकराकर संघट्ट में अपनी ऊर्जा के 50% ऊर्जा को व्यय कर देती है तथा फिर से समान ऊंचाई तक उठती है। आरंभिक वेग u है। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए कि यहां से गेंद को नीचे की ओर गिराया गया है गुरुत्व के प्रभाव में। जो हाइट है यहां से यहां तक की वो h है, ठीक है। तो ये मैं बिंदु दे देता हूं A, ये बिंदु दे देता हूं मैं B। गेंद आ रही है A से B की ओर। तो देखिए A पर जो ऊर्जा है, A पर जो ऊर्जा है, कुल ऊर्जा, A पर कुल ऊर्जा, तो देखिए A पर जो कुल ऊर्जा होगी, u वेग से गेंद को फेंका जा रहा है, तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों की योग के बराबर होगी। अब यहां से आप देखें कि ये जो गेंद है वो यहां पर बिंदु B से जाकर टकरा रही है, तो B पर इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी कि A पर जो ऊर्जा है उसका 50% हिस्सा वेव हो जाता है, तो 50% का मतलब आधी रह गई। B पर जो ऊर्जा है वो 1/2 mu² प्लस mgh रहेगी। यहां तक समझ में आ गया। अब ये जो गेंद है यहां से टकराने के पश्चात वापस ऊपर जाती है और h ऊंचाई तक ही वापस जाएगी। कहां पर जा रही है, h ऊंचाई पर। यहां पर h ऊंचाई पर जा रही है तो वेग हो गया 0।
वेग कितना हो गया 0। अब ये जो ऊर्जा है वो केवल mgh के रूप में बचेगी। तो देखो यहाँ पर बिंदु B पर जो एनर्जी थी वही बिंदु C पर है, वही बिंदु कौन से पर है C पर। तो mgh बराबर है 1/2 हाफ mu² प्लस mgh। तो यहाँ से हाफ mgh बराबर 1/4 mu² बच गया, m से m कैंसिल हो गया, 1 2 से 1 2 भी कैंसिल हो गया। हमें u पूछा है तो u² बराबर आ गया 2gh। तो u बराबर आ गया अंडररूट में 2gh। तो सबकी वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं, 2 गुणा में 9.8 इंटू h 10 है। तो यहां से कितना आ जाएगा 196 का रूट 14 आ जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न स्थितिज ऊर्जा वक्रों में से कौन सा संभावित रूप से बिलियर्ड की दो गेंदों के प्रत्यास्थ संघट को व्यक्त करता है। यहाँ पर r गेंदों के मध्य की दूरी है, r गेंदों के मध्य की दूरी। अब देखिए समझिए इसको कि हमें यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा वक्रों में से कौन सा संभावित रूप से, जैसे जैसे इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 0 होती है तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, यहाँ पर वेग 0 होगा, और जैसे जैसे दूर जाएगी तो r के साथ में दूरी के साथ में ये आएगा हमारे पास में ऑप्शन डी। गेंद की रेडियस कैपिटल R है तो 2r दूरी के पश्चात स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। तो तत्पश्चात ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2v0 की चाल से गतिमान एक स्मॉल m द्रव्यमान की कोई गेंद विराम अवस्था पर स्थित किसी समान गेंद से सामने से टकराती है। यदि E प्रत्यावस्थान गुणांक है तो संघट के पश्चात दोनों गेंदों के वेगों का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि दो गेंदें हैं, एक का जो वेग है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2v0 और दूसरी का जो वेग है वो है 0 है, क्योंकि वो विराम में मौजूद है। टक्कर के पश्चात इनकी जो वेलोसिटी है वो v1 v2 हम कंसीडर कर लेते हैं और वो ही हमें ज्ञात करनी है। चले, और जो आंसर हमें दे रखे हैं वो प्रत्यावस्थापन गुणांक की टर्म्स में दे रखे हैं। संवेग संरक्षण नियम से हम फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी, संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम क्या कहता है, पहले कण का संवेग तो m इंटू 2v0 प्लस दूसरे कण का संवेग जो कि 0 हो जाएगा क्योंकि वो विराम में थी, फिर m इंटू v1 प्लस m इंटू v2। तो v1 प्लस v2 बराबर कितना आ गया हमारे पास में 2v0 आ गया है। कितना आ गया है 2v0। अब प्रत्यावस्थापन गुणांक की जो डेफिनेशन है E बराबर होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ये होता है। इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं तो v2 माइनस v1 अपॉन u2 यहाँ पर 0 है तो सिर्फ u1 रह जाएगा और u1 हमारे पास में 2v0 दे रखा है। तो यहाँ से हमारे पास में v2 माइनस v1 बराबर आ जाएगा 2ev0। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को, इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो 2v2 आ जाएगा,
2v2, ये किससे आया है? 1+2 से, 1+2 से 2v2 बराबर ये आ जाएगा 2v0 प्लस 2ev0। ओके, 2 तो कट गया है, v2 बराबर क्या आ गया है? v0 1+e, ये आ गया। अब हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को घटा दें, 1 - 2 से, तो 1 में से 2 को घटाएंगे तो v2 तो कैंसिल हो गया, 2v1 बराबर 2v0 माइनस 2ev0। तो यहां से v1 बराबर आएगा, v1 बराबर 2 तो कट गया, v0 हम कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस e रह गया। तो यहां से v1 बट्टे में v2, देखिए इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, v0 से v0 कैंसिल हो गया, 1 माइनस में e बट्टे में 1 प्लस e, 1 माइनस e बट्टे में 1 प्लस e, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कैपिटल एम द्रव्यमान की एक गेंद v की चाल से किसी दीवार से टकराती है तथा समान चाल से समान रेखा में वापस लौटती है, तो यदि दीवार पर गेंद के द्वारा किया गया कार्य होगा, तो देखिए गेंद दीवार में कोई विस्थापन क्रिएट नहीं करती, तत्पश्चात जो कार्य है वो शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्मॉल एम द्रव्यमान की एक गेंद h ऊंचाई से फर्श पर गिरती है जिसका प्रत्यावस्थापन गुणांक E है। 2 उछाल के बाद गेंद के द्वारा हासिल की गई ऊंचाई है। देखिए यहां पर समझेंगे, E बराबर होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ये होता है। और यहां पर ये जो u2 है या जो v2 है, ये है हमारे पास फर्श से उछल रही है, इसका वेग है 0, इसका वेग, इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। देखिए यहां पर जो फर्श है उसकी वेलोसिटी 0 है, तो u2 इक्वल टू 0 हो गया, v2 इक्वल टू 0 हो गया, माइनस में v1 अपॉन u1 आ गया। अब देखिए एक एक करके समझ लेते हैं। u1 का मतलब तो है कि यहां से हम गेंद को छोड़ रहे हैं और यहां से ये h ऊंचाई के पश्चात यहां पर पहुंच रही है, ठीक है। तो ये इसका प्रारंभिक वेग है और टक्कर के पश्चात ये जब टकराती है तो इसका जो वेग है u1, ये देखिए ये हमारे पास में जाएगा अंडररूट में 2gh, ओके, ये u1 आ गया। अब उछलते समय देखो यहां पर ये जो नेगेटिव साइन है ये इन वेगों की अपोजिट डायरेक्शन को बताता है। उछाल का वेग है, टक्कर खाई गेंद ने यहां से तो ये आ रही u1 वेग से, फिर ये यहां से फर्श से टक्कर खाने के पश्चात वापस ऊपर जाएगी, तो ये जा रही है v1 वेग से। तो उछाल का जो वेग है यहां से E बराबर वाले फॉर्मूले से उछाल का जो वेग है v1, यह है E इंटू u1, तो E इंटू में आ गया 2gh, ठीक है। अब यहां से इसको समझें। अब जैसे यहां पर ये v1 वेग से ऊपर जा रही है और h डेस ऊंचाई तय कर रही है, तो मैं यहां पर फिर से गति का तीसरा समीकरण v² बराबर u² प्लस 2gh यूज में लेता हूं। ऊपर जा रहा है तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग तो हो जाएगा 0, और नीचे से जब ये ऊपर की ओर जा रहे तो v1 वेग से जा रहे तो v1² माइनस 2gh डेस, हमें चाहिए h डेस, तो h डेस बराबर आ गया v1 का स्क्वायर बट्टे में 2g। तो देखिए h डेस अब मैं निकाल रहा हूं उछाल की ऊंचाई,
की ऊंचाई, पहली टक्कर के पश्चात जो ऊंचाई प्राप्त की है वो हमारे को मिल रही है एच डेज, जो कि V1 का स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर है। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये उछाल का वेग ही तो है V1, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो e स्क्वायर, 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, h आ गया। तो पहली जो टक्कर के पश्चात हाइट लेती है गेंद वो है h डैश। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। फिर देखिए क्या होता है, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब यहां से वापस जो गेंद है वापस आएगी और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो v1 होगी। वेलोसिटी कितनी होगी? v1 वेलोसिटी होगी और फिर ये वापस ऊपर जा रही है। इसको मैं यहाँ पर v1 डैश से कह दूं और इसकी जो हाइट है h डबल डैश से कह दूं। तो अब की बार जो हाइट आएगी, पहले तो v1 डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि टक्कर कर रही है। अब की बार फिर से देखें, E बराबर v1 डैश अपॉन v1 ये आएगा, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए है। तो v1 डैश बराबर क्या आ गया? e v1 तो e स्क्वायर अंडररूट में 2gh आ गया और यहां से ये v डैश निकल गया। अब हमें क्या है, दूसरी उछाल की ऊंचाई, दूसरी उछाल की जो ऊंचाई है उसे हम ले रहे हैं h डबल डैश, जो कि क्या हो जाएगा v1 डैश का स्क्वायर अपॉन 2g। v1 डैश का स्क्वायर करेंगे तो 1 की घात 4 और ये अंडररूट हट जाएगा 2gh बटे में 2g, तो ये आ गया 1 की घात 4h आ गया, 1 की घात 4h। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संघट्ट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो किसी निकाय का प्रारंभिक संवेग उसके अंतिम संवेग के बराबर विपरीत होता है। देखिए ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, हमें पूछा सही कौन सा है। तो ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि किसी निकाय का प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग के बराबर तो होता है और उसी दिशा में होता, विपरीत नहीं होता, इसलिए गलत है। ये वाला जो वर्ड है ना ये गलत है। फिर देखिए कि निकाय में केवल न्यूटन का द्वितीय नियम लागू होता है, ये भी गलत है, क्योंकि निकाय में न्यूटन का द्वितीय नियम ही नहीं बल्कि न्यूटन के सभी नियम लागू होते हैं। ओके, फिर देखिए कि पहले पिंड पर आरोपित कुल आवेग दूसरे पिंड पर आरोपित कुल आवेग के बराबर परंतु विपरीत दिशा में होता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आवेग बल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो पहले पिंड पर लगाया गया बल दूसरे पिंड पर लगाए गए बल के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तत्पश्चात ये जो स्टेटमेंट सही है और हमें सही स्टेटमेंट ही पूछा है। फिर देखिए जो चौथा स्टेटमेंट भी हम देख लेते हैं कि निकाय की कुल गतिज ऊर्जा आवश्यक रूप से संरक्षित रहती है। ये केवल प्रत्यास्थ टक्कर में ही संरक्षित रहती है, अन्य टक्कर में संरक्षित नहीं रहती, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी स्मॉल m द्रव्यमान के लोलक के गोलक A को क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में छोड़ा जाता है, क्षैतिज से छोड़ दिया जाता है, तब ये चित्र में दर्शाए अनुसार मेज पर विराम अवस्था में स्थित समान द्रव्यमान वाले अन्य गोलक B से टकराता है। यदि गोलक की लंबाई 1 मीटर है तो वह चाल क्या होती है जिससे गोलक B गति करना शुरू करता है? गोलकों के आकार को नगण्य मानते हुए और संघट्ट को प्रत्यास्थ मानते हुए अध्ययन करना है। देखिए यहाँ पर यदि जो संघट्ट यहाँ पर हो रही है वो यदि पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट है, प्रत्यास्थ संघट्ट है, तो जो वेलोसिटी है वो इंटरचेंज हो जाएगी, क्योंकि द्रव्यमान भी सेम है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंटरचेंज हो जाएगी। तो हमें A का वेग ज्ञात करना है। वेग बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पर प्रारंभिक वेग 0 है
तो अंडरूट में 2GH आ जाएगा। देखो मेरी बात को एक बार सुन लीजिए कि यहाँ पर द्रव्यमान सेम है और द्रव्यमान सेम है, दूसरा पिंड स्थिर अवस्था में है, और जब ये टक्कर करेगा तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। पहला जो पिंड है वो स्थिर हो जाएगा, दूसरा गति करेगा। तो यहाँ से 2GH, तो यहाँ पर 2, G का मान 9.8, H यहाँ पर 1 मीटर दे रखा है, तो 1 यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ गया हमारे पास में 19.6। ओके, ये आ चुका है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 196/10, 196/10। तो यहाँ से ये हमें मिल चुका है 14/3.16। तो ये हमें मिलेगा 5 से कम, तो ये 4.47 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्मॉल m द्रव्यमान व v1 वेग का एक गोला p आरंभिक रूप से विरामावस्था वाले किसी समान गोले q से तिरछा व पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर करता है। संघट्ट के पश्चात दोनों के वेगों के मध्य का कोण। ये टॉपिक हमने आपको करवा दिया है। दोनों के मध्य का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। ओके, ये तिर्यक टक्कर में हमने आपको समझाया था। ये एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसका एग्जाम्पल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक न्यूट्रॉन ड्यूटेरियम के साथ सामने से विरामावस्था पर टकराता है। न्यूट्रॉन की ऊर्जा का कितना अंश ड्यूटेरियम में स्थानांतरित होगा? देखिए हमें गतिज ऊर्जा का कितना हिस्सा स्थानांतरित होगा ये फाइंड आउट करना है। देखिए विद्यार्थियों, हमने गतिज ऊर्जा का जो अंश स्थानांतरित होता है वो पहले ही देख लिया है, समझ लिया है। न्यूट्रॉन की ऊर्जा का कितना अंश ड्यूटेरियम में, तो न्यूट्रॉन की ऊर्जा का जो क्षय है, न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा में से ऊर्जा में क्षय, तो न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा में क्षय हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखा था 87 नंबर का। उसमें हमने 87 नंबर के ऊर्जा का जो क्षय है KI माइनस KF बट्टे में KI, और वहां पर हमें मिला था 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये मिला था। तो यहाँ पर इन सब की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। देखिए 4m1 यहाँ पर न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, फिर है m2 ड्यूटेरियम, और ड्यूटेरियम जो कि इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 2 इंटू mn अपॉन mn प्लस 2mn का होल स्क्वायर, तो यह तो आ गया 8mn का स्क्वायर बट्टे में ये 3mn का स्क्वायर, तो 9mn स्क्वायर बट्टे में ये आ गया 8/9। तो 8/9 प्रतिशत में पूछा है, तो यहाँ से 100% से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, देन यहाँ से 89% आ जाएगा। ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गोलीय गेंद A सरल रेखा के अनुदिश गति करती हुई विरामावस्था में स्थित 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली अन्य गोलीय गेंद B से टकराती है। देखिए समझ लीजिए, पहली गेंद है, इसका द्रव्यमान तो m1 बराबर हमें दे रखा है 4 किलोग्राम और m2 बराबर हमें दे रखा है 1 किलोग्राम। हालांकि जो वेलोसिटी है दूसरे कण की वो 0 है। संघट्ट के पश्चात A एवं B v1 और v2 वेग से गति करते हैं। इनकी जो वेलोसिटी है v1 मीटर प्रति सेकंड और v2 मीटर प्रति सेकंड, वेगों से एक की गति की मूल दिशा के सापेक्ष 30 डिग्री पर और 60 डिग्री पर
गति करते हैं तो v1 अनुपात v2 क्या होगा। एक बार इसको समझ लेते हैं कि हमारे पास में ये a है और ये यहाँ पर हमारे पास में इससे टक्कर करता है b से, ये a ये b। अब ये a की मूल दिशा थी, a इधर चला गया है, ठीक है। ये मूल दिशा से 30 डिग्री के कोण पर जाता है और ये जाता है b 60 डिग्री के कोण पर, ओके। तो हमें यहाँ पर इनकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2 और इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी u1, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u1 थी। तो यहां से हमें v1 अपॉन v2 का मान चाहिए। तो देखिए y दिशा में हम संवेग संरक्षण नियम अप्लाई करेंगे। तो y दिशा में संवेग संरक्षण नियम से y दिशा में संवेग टक्कर से पहले 0। अब देखिए इसका जो द्रव्यमान है वो है 4, इसका जो द्रव्यमान है वो 1, तो 4 v1 और ऊर्ध्वाधर जो घटक है वो क्या हो जाएगा, 4 v1 साइन 30 डिग्री। तो ये आ गया 4 v1 साइन 30 डिग्री। फिर इसका जो घटक है वो नीचे की ओर होगा, 1 v2 साइन 60 डिग्री। तो यहां से v1 अपॉन v2 बराबर कितना आ जाएगा, v1 अपॉन v2 बराबर आ जाएगा साइन 60 डिग्री अपॉन 4 साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, 1/4। यहां से इस तरीके से √3/4 आएगा, √3/4। ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखिए क्या है कि 200 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई ट्रॉली किसी घर्षण रहित मार्ग पर 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। 20 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई बच्चा ट्रॉली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, जो कि 10 मीटर दूर है, ट्रॉली के सापेक्ष 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ट्रॉली की गति की विपरीत दिशा में दौड़ता है और ट्रॉली के बाहर कूद जाता है। तो ट्रॉली की अंतिम चाल क्या होगी। एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए हमें ट्रॉली का जो द्रव्यमान है उसको में हम कैपिटल M ले लेते हैं, जो कि 200 किलोग्राम दे रखा। बालक का जो द्रव्यमान है, बच्चे का द्रव्यमान है, वो हमें 20 किलोग्राम दे रखा है। ट्रॉली का वेग, ट्रॉली की चाल कैपिटल V से मैं पुट कर दूं, जो कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो कैपिटल V बराबर हमें 36 × 5/18 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हो गई है। ये हमें आंकड़े दे रखे हैं। अब देखिए जो ट्रॉली है उसमें जो बालक है वो 10 मीटर एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रॉली के सापेक्ष, जो कि 10 मीटर दूर है, दौड़ता हुआ 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ट्रॉली की गति की विपरीत दिशा में दौड़ता हुआ ट्रॉली के बाहर कूद जाता है। तो ट्रॉली की अंतिम चाल क्या होगी। तो देखिए बच्चे के दौड़ने से पूर्व का संवेग और बच्चे के दौड़ने के बाद का संवेग संरक्षित रहेगा। चलिए देखिए प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, उसको मैं PI से पुट कर दूं। तो देखिए जो बालक है वो स्थिर दौड़ने से पूर्व की स्थिति में संवेग की बात कर रहा हूं मैं। तो कुल द्रव्यमान तो हमारे पास में हो जाएगा 200 + 20 और ट्रॉली का जो वेग है वो हमारे पास में 10। तो यहाँ से 220 × 10, तो ये आ गया 2200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ओके। फिर अंतिम जो संवेग है वो ज्ञात करेंगे, तो इनका वेग ज्ञात करना आवश्यक है। तो देखिए बच्चे का जो वेग है, बच्चे का
पृथ्वी के सापेक्ष वेग, पृथ्वी के सापेक्ष वेग। बच्चे का पृथ्वी के सापेक्ष जो वेग है, ये ट्रॉली का वेग हम वी डेज कंसिडर कर लेते हैं, तो वी डेज -4 होगा। ओके, अब मैं यहाँ पर अंतिम संवेग यहाँ पर ज्ञात कर लेता हूँ। अंतिम संवेग पी एफ बराबर, देखिए ट्रॉली का द्रव्यमान, ट्रॉली का वेग, तो ये ट्रॉली का संवेग हो गया, फिर बच्चे का द्रव्यमान इनटू बच्चे का वेग, तो वी डेज -4 हो गया। तो यहां से हम कैलकुलेट करें तो पी एफ बराबर कितना आ जाएगा, 200 वी डेज प्लस 20 वी डेज -80। और देखिए संवेग संरक्षण से हम क्या जानते हैं, तो पी आई बराबर पी एफ, तो ये आ गया 2200 बराबर 220 वी डेज -80, और यहां से वी डेज बराबर आ चुका है 2280 बट्टे में 220। 10 से 10 कैंसिल हो गया, यह आ जाएगा हमारे पास में 10.4 मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। तो ये था विद्यार्थियों आज का हमारा वीडियो, और कार्य ऊर्जा एवं शक्ति से रिलेटेड हमारा अंतिम वीडियो, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखे, उनकी अच्छे से व्याख्या की। जल्द ही हम अगला वीडियो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो लेकर लौटेंगे, कणों के निकाय एवं घूर्णी गति से संबंधित वीडियो लेकर लौटेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।